नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। मैं असलम खान स्वागत करता हूं आपका स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम इतिहास को हमने 3 क्लासेस की पढ़ ली थी और हमने इतिहास में साहित्यिक स्रोत पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हमें पुरातात्विक स्रोत पढ़ना है। साहित्यिक स्रोत में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, तो उसमें हमने धर्म ग्रंथ पढ़ लिए थे, जिसमें कि ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, बौद्ध ग्रंथ हो गया, जैन ग्रंथ हो गया। इन सबको अपन ने बढ़िया बारीकी से क्लियर कर लिया था। इसके बाद अपन ने विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत पढ़े, ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़े। ठीक है, अब अपन पढ़ने वाले हैं पुरातात्विक स्रोत। इसके बाद अपना जो प्राचीन भारत को जानने के स्रोत वाली जो यूनिट है यह ख़त्म हो जाएगी और इसके बाद अपन वो भारतीय प्राक ऐतिहासिक काल को शुरू करेंगे। ठीक है, और इसके बाद अपन सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे इसी फ्लो में और इसी डायरेक्शन में अपन आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन अब पढ़ते हैं पुरातात्विक स्रोत या पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, या तो आप इसे पुरातात्विक स्रोत कह सकते हैं या आप इसे पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पुरातात्विक पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तो दोस्तों पुरातात्विक स्रोत में अपन क्या पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 1, खुदाई में मिले साक्ष्य। पॉइंट नंबर 2, अभिलेख। पॉइंट नंबर 3, सिक्के, मोहरे व क्या बोलते हैं, मुद्राएं। पॉइंट नंबर 4, कलाकृतियां व बर्तन। और एक अपन थोड़ा अलग से भी पढ़ लेंगे कि आत्मकथा और जीवनी। इन सारे तथ्यों से एक प्रमाणिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है कि इतिहास को हम प्रमाणिक रूप से देखते हैं। ठीक है भैया, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो इसमें सबसे पहला अपना पॉइंट है खुदाई में मिले साक्ष्य। खुदाई में मिले साक्ष्य। तो खुदाई में मिले साक्ष्य कैसे कि खुदाई में मिले साक्ष्यों पर अनुमान लगाया जा सकता है। क्या है दोस्तों, इनमें अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमान लगाया जा सकता है। तो भैया अनुमान कैसा लगे अपन कि जैसे बाई चांस अपन ने खुदाई की और खुदाई में अपन को मान के चलो उस तरह मिल गया, या अपन ने कोई भी जैसे गेहूं के दाने मिल गए या फॉर एग्जांपल चावल के दाने मिल गए, तो अपन इनसे जैसे उस तरह मिला, तो अपन इनसे यह अनुमान लगा सकते हैं कि वह सौंदर्य प्रसाधन के अंतर्गत सेविंग किया करते थे। ठीक है, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है। और जैसे अपन को गेहूं के दाने मिले तो अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि भैया वो खेती करते थे या उनको खेती का ज्ञान था। ये अनुमान भी लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार खुदाई से मिलने वाले साक्ष्यों से अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। इसमें हालांकि क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन क्या है कि पढ़ना तो जरूरी है। तो चलिए दोस्तों सेकंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है अपना अभिलेख। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें अपन लगभग 6 से 7 अभिलेख पढ़ेंगे। ठीक है, तो भैया सबसे पहले अपन यह देखेंगे कि ये अभिलेख किस किस के रूप में हो सकता है। ठीक है,
तो दोस्तों अभिलेख हो सकता है शिलालेख के रूप में। दूसरा स्मारक के रूप में। तीसरा ताम्रपत्र के रूप में। और चौथा स्तंभ के रूप में। तो अभिलेख मुख्यतः इन 4 चीजों में ही होता है। ठीक है भैया। और अपन एक पॉइंट इसमें और ऐड कर सकते हैं कि मंदिरों व स्तूपों पर लिखा साक्ष्य। क्या है दोस्तों? मंदिरों और स्तूपों पर लिखा साक्ष्य। इन सब पुरातात्विक स्रोतों से इतिहास की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों अब अपन देखते हैं अभिलेख कि अभिलेख क्या है। तो जो मैं बोल रहा हूँ और आप नोट कर रहे हैं, कुछ नोट कर रहे हैं, वह भी एक अभिलेख है। ठीक है। जो वर्तमान में घटनाएं हो रही हैं, इनका अब भविष्य में पता लगाया जाएगा। तो पता किससे लगाया जाएगा? अभिलेखों से लगाया जाएगा। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत ही खतरनाक बीमारी आई थी कोविड-19 2020 में। हालांकि इसकी जो शुरुआत है वह 2019 में हो गई थी, इसीलिए इसको कोविड-19 कहा गया है। तो अब मान के चलिए किसी ने अपनी डायरी में मेंशन कर दिया कि भैया इस वर्ष को ऐसी ऐसी बीमारी आई थी, तो जो आपके वंशज हैं उनको इस बीमारी की पूरी जानकारी पता करने में आसानी होगी। हालांकि अब दिक्कत नहीं है, अब तो इंटरनेट का जमाना आ गया है, लेकिन पहले के लिए ये बहुत ही आवश्यक था। ठीक है भैया। तो सीधा साधा ये परिभाषा आप ये समझ लीजिए कि वर्तमान स्थिति का भविष्य में पता लगाने के लिए, ठीक है, जिसका उपयोग किया जाता है वो अभिलेख है। ठीक है भैया। तब इनमें अभिलेख किस रूप में हो सकता है? तो शिलालेख में किसी शिला या फिर चट्टान पर लिखे होते हैं, उसके रूप में हो सकता है। फिर अभिलेख कागज पर लिखा हो सकता है कि जो मैं अभी लिख रहा हूँ बोर्ड पे, और आप जो कच्ची कापी में जो नोट कर रहे हैं वो भी अभिलेख है। फिर आता है ताम्रपत्र, ताम्रपत्र पर हो सकता है। उसके बाद स्तंभ, मतलब अपना हो गया खंबा, खंबा पर लिखा हो सकता है। उसके बाद मंदिरों और स्तूपों पर, तो आपने देखा होगा कि कई प्राचीनतम मंदिर हैं, उन पर भी जो है कि वो कई कई भाषाओं पर, कई कई लिपि पर अक्षर लिखे होते हैं, तो अभिलेख उसके रूप में हो सकता है। ठीक है भैया। तो इन सब रूप में अभिलेख हो सकता है। तो दोस्तों अपन कुछ अभिलेखों के बारे में जानते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों। तो अभिलेख, तो इसमें जो सबसे पुराना अभिलेख है वह है एशिया माइनर का। कौन सा दोस्तों? सबसे पुराना अभिलेख एशिया माइनर का कौन सा है? बोगाज कोई। याद कर लीजिए, एशिया माइनर का बोगाज कोई। एशिया माइनर का बोगाज कोई।
तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें 4 देवताओं का वर्णन है। तो वह 4 देवता आप याद कर लीजिए। इंद्र हो गए, मित्र हो गए, वरुण हो गए, नासक्त हो गए, कोई सत्य नहीं, नासक्त हो गए। सेकेंड आता है हाथी गुफा। तो दोस्तों इस पर आप IMP डाल लीजिए, क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा आया हुआ है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में था? ऑप्शन नंबर ए हाथी गुफा अभिलेख, ऑप्शन नंबर 2 बोगाचकोई, ऑप्शन नंबर 3 अशोक स्तंभ, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आते हैं। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर है हाथी गुफा अभिलेख। इसमें क्या है दोस्तों? सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र है। तीसरा है दोस्तों नासिक अभिलेख। क्या है दोस्तों? नासिक अभिलेख। तो इस नासिक अभिलेख में क्या है, और इस नासिक अभिलेख को किसने बनवाया था? तो दोस्तों इस नासिक अभिलेख को बनवाया था कलिंग के राजा, जिसको चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने परास्त किया था। उसका नाम है राज खारवेल। ठीक है दोस्तों, ये हो गए अपने 3 अभिलेख इंपॉर्टेंट वाले। तो सॉरी दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई कि जो हाथी गुफा जो अभिलेख है यह किसने बनवाया था? यह बनवाया था कलिंग के राजा खारवेल ने। इसको चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने परास्त किया था। और जो नासिक अभिलेख है इसको बनाया था गौतमी बलश्री ने। तो दोस्तों हो जाती हैं कुछ गलतियाँ, तो ये अपना हो गया। चौथा अपना जो अभिलेख है वह है जूनागढ़ अभिलेख। इसे नरनार अभिलेख भी कहते हैं। तो यह बनवाया था रुद्रदामन ने। किसने बनवाया था दोस्तों? रुद्रदामन ने। ओहो, दिख नहीं रहा। चलिए कोई बात नहीं, ऊपर लिख देंगे तो। ठीक है, तो चौथा अभिलेख अपन पढ़ रहे थे। और चौथा अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख, जिसे नरनार अभिलेख भी कहते हैं। यह किसने बनवाया था? यह रुद्रदामन ने बनवाया था। ठीक है, अब आता है 5वां प्रताप स्तंभ अभिलेख। यह किसने बनवाया था? तो यह समुद्रगुप्त ने बनवाया था। एक और याद कर लीजिए कि समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है दोस्तों? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन।
ये नेपोलियन क्यों कहा जाता है, नेपोलियन कौन है, इसको अपन आगे पढ़ेंगे। छठवाल देख लीजिए। ऐहोल अभिलेख, तो यह किसने बनवाया था, तो यह पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। अब कर लीजिए मंदसौर अभिलेख। यह किसने बनवाया था, तो दोस्तों यह बनवाया था मालवा नरेश यशोवर्मन। मालवा नरेश यशोवर्मन। लिखते जाइए दोस्तों, नोट करते जाइए। क्यों? क्योंकि अपन इतिहास एक ही बार पढ़ेंगे, अपन को बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसी में मैं आपको गारंटी देता हूं कि 95 से 97% क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं आएगा। 3% में आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा तो आपको 100% नहीं आएगा। ठीक है। 8वां है ग्वालियर अभिलेख। यह किसने बनवाया था, तो यह प्रतिहार वंश के शासकों ने बनवाया था। ठीक है ना। तो भैया प्रतिहार वंश के शासकों ने तो बनवाया था, लेकिन प्रतिहार वंश में किसने बनवाया था, तो प्रतिहार वंश में नरेश भोज ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख जो कि आता ही आता है, ठीक है। तो वह कौन सा है, तो वह है अशोक स्तंभ। क्या है दोस्तों, अशोक स्तंभ। और किसने बनवाया था, तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने बनवाया था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने बनवाया था। इसी कारण दोस्तों अशोक को क्या कहा जाता है, तो अशोक को कहा जाता है अभिलेखों का जनक। अभिलेखों का जनक। तो दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि अभिलेखों का जनक किसे कहा गया है, तो अभिलेखों का जनक चक्रवर्ती सम्राट अशोक को कहा गया है। ठीक है। और एक पॉइंट और याद कर लीजिए कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो दोस्तों अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है इपिग्राफी। तो दोस्तों आप तो बस पढ़ते रहिए, और इसके बाद आप कोई सी बुक भी उठा लीजिए, चाहे लूसेंट उठा लीजिए, चाहे कोई भी बुक उठा लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है भैया। तो दोस्तों ये अपना अभिलेख वाला मैटर खत्म हो गया। ठीक है, कि अभिलेख अपन ने क्लियर कर लिए। तो अब भैया आता है स्मारक। अपन स्मारक के बारे में देखेंगे। अभिलेख अपना क्लियर हुआ है। तो दोस्तों अपन ने 2 पॉइंट पढ़ लिए कि खुदाई के दौरान मिले साक्ष्य, जिससे क्या है कि अनुमान लगाया जा सकता है। सेकंड अपन ने पढ़ लिया अभिलेख, और अब अपन पढ़ेंगे स्मारक। तो दोस्तों स्मारक में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, इसको बस अपन समझने के लिए पढ़ेंगे। ठीक है।
स्मारक। क्या है स्मारक, होता क्या है स्मारक, यह एक प्रश्न चिन्ह है। तो दोस्तों इसकी एक सीधी सिंपल परिभाषा है कि वह भवन, ठीक है, वह भवन जो क्या है कि स्मृति के लिए बनाए गए हों, यादगार के लिए बनाए गए हों। वह भवन या स्तूप जो स्मृति के लिए बनाए गए हों या यादगार के लिए बनाए गए हों, स्मारक है। तो भैया इन सब फायदा क्या है, हम इन्हें क्या पढ़ें, ठीक है। तो इनसे बहुत से फायदे हैं कि वह तत्कालिक समाज में वो धर्म की जानकारी मिलती है, तो वह किस धर्म को मानते थे। ऐसा नहीं होता कि जैसे वैदिक सभ्यता में सूर्य देवता इस टाइप के वो देवताओं को मानते थे, तो उनसे तत्कालिक धर्म की जानकारी मिलती है, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है, वहाँ की कलाओं की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार की जानकारी इससे मिलती है, ठीक है भैया। तीसरा हो गया था स्मारक। अब अपन चौथा पढ़ते हैं, सिक्के व मुद्रा। सिक्के व मुद्राएं, ठीक है। और एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए आप, और मोहरें। ठीक है। तो भैया सिक्कों में क्या है, जैसे कि मैं एक सिक्का बनाता हूँ, तो दोस्तों अपन पढ़ने वाले हैं सिक्के व मुद्राएं, और अपन ने एक और पॉइंट इसमें ऐड किया है, मोहरें, ठीक है। तो आप ये देखिए, मेरे पास ये 5 रुपए का सिक्का है। अब अपन इसका पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक सतह पर, ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये होगी अपनी एक सतह। अब अपन एक और सतह को बना लेते हैं। ये हो गया 5, इधर हो गया रुपया। ठीक है दोस्तों, तो ये बना लिया अपन ने 5 रुपए का सिक्का। तो देखिए सबसे पहली बात, तो इस पर क्या है, एक साइड अशोक चिन्ह है जिसमें कि 4 शेर हैं, हालांकि 3 शेर दिखाई देते हैं, लेकिन एक क्या है पीछे की ओर, ठीक है। तो इसमें पता क्या चलता है, यह किस देश की मुद्रा है, तो यह भारत की मुद्रा है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे इंडिया कहते हैं। और पीछे साइड क्या पता चला, किसका वो निशान कौन सा है, चिन्ह कौन सा है, तो रुपए का चिन्ह है। तो यह किस सन में बना था, तो यह 2002 में बना था। कितने रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का। और नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, यानी कि हमेशा सत्य की विजय होती है। तो दोस्तों यह सिक्के, तो अपन को एक सिक्के से इतनी सारी जानकारी मिल गई। तो सिक्के व मोहरों से भी क्या है कि कई राजा महाराजा अपनी और अपने बेगम की जो तस्वीर इंगित करवाते थे, उससे वर्तमान समय के राजा महाराजाओं का पता लगाया जा सकता है, ठीक, उनकी व्यवस्था का पता लगाया जा सकता है। तो सिक्कों से भी हम बहुत सी जानकारी पता लगा सकते हैं। फिर मोहरें की स्टाम्प, उनसे भी वर्तमान समय की तात्कालिक स्थिति का पता चलता है। तो ये हो गया, ठीक है। तो प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते हैं,
यही क्वेश्चन। प्राचीनतम सिक्कों को आहत कहा जाता था। क्या कहा जाता है दोस्तों? आहत सिक्के। और सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। बस दोस्तों, सिक्कों से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं। और एक चौथा पॉइंट है कलाकृतियाँ या बर्तन। तो इसमें हालांकि कुछ नहीं आता, इसमें तो यही है कि खुदाई से जो हमें बर्तन प्राप्त हुए हैं, जो मूर्तियाँ निकलती हैं, उनके बारे में, कि उनसे तत्कालिक समाज की स्थिति का पता लगता है। और मिट्टी के बर्तनों को क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन ये है, मिट्टियों के बर्तन को कहा जाता था उस समय मृत्ता भांड, ये आप याद कर लीजिए, और कुछ नहीं है। और एक अपन थोड़ा सा अदर देखते हैं कि जिससे भी इतिहास की जानकारी मिलती है। आत्मकथा व जीवनी। तो इनसे भी तत्कालिक समाज की जानकारी मिलती है। ठीक है, कि जैसे अपन महात्मा गांधी सुनते हैं कि उनकी एक आत्मकथा है, सत्य के साथ मेल की। लेकिन एक क्या है कि मत है कि जब कोई आत्मकथा लिखता है तो उसमें अपनी अच्छी अच्छी बातें बताता है, कि कोई अपनी बुराई क्यों करेगा। तो भैया एक आत्मकथा है। तो दोस्तों एक आत्मकथा है कि सत्य के साथ मेरे प्रिय, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। किसकी है दोस्तों? महात्मा गांधी। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? माई एक्सपेरिमेंट इन दिस ट्रुथ। ठीक है। सेकंड है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा किसने लिखा था दोस्तों? तो हुमायूंनामा हुमायूं की बहन बेगम गुलबदन बानो ने लिखा था। क्या है दोस्तों? बेगम गुलबदन बानो ने लिखा था। ठीक है भैया, यहाँ तक अपना हुआ। अब दोस्तों एक क्वेश्चन है, क्योंकि आपसे भी क्वेश्चन है, अपन क्या इतिहास में कोई गलती नहीं हो सकती? क्या इतिहासकार जो लिखते हैं वह पूरा सत्य होता है? क्या यह सही है? तो दोस्तों इतिहास में कोई त्रुटि नहीं है, यह मान लेना ही एक त्रुटि है। समझ रहे हैं आप कि इतिहास में कोई गलती नहीं है, यह मान लेना ही एक गलती है। अब अपन इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या है। ये आपने वो फिल्म देखी है पद्मावती, हालांकि इसका नाम पद्मावत कर दिया था। ठीक है, जब यह पिक्चर बनी थी तो विरोध होने लगा। तो दोस्तों उसमें आपने एक गौर किया है कभी कि उसमें एक सीन है, सीन कौन सा वाला, कि जब अलाउद्दीन खिलजी युद्ध जीत के आता है उसके बाद वह क्या है, वहीं के एक राज्य पर रुक जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर उनके चाचा जान जलालुद्दीन खिलजी आते हैं। ठीक है, एक विश्वास पात्र लेके, आपने देखा होगा। तो वहाँ पर वह क्या है कि जलालुद्दीन खिलजी का मर्डर कर देता है, और उसका जो क्या कहते हैं गर्दन है, उसको पसूला टाइप का रहता है, त्रिशूल टाइप का, उसमें लेके पूरे दरबार में आता है ताज पहनकर।
तो चचा जान के लड़के कहते हैं कि भाईजान, इतिहास क्या कहेगा आपके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से अपने चचा का खून करके गद्दी हथिया ली। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, वहां के उस समय के जो इतिहासकार थे अलाउद्दीन खिलजी, तो वह थे अमीर खुसरो, उसकी तरफ यूं देखता है, वह पूछता है कि खुसरो क्या कहेगा इतिहास? तो दोस्तों खुसरो कहते हैं कि हुजूर, इतिहास तो यही कहेगा, यह तो वक्त की नजाकत थी। क्या थी? यह तो वक्त की नजाकत थी, वक्त की मार थी। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार एक राजा के गुस्से से पूरा इतिहास ही बदल गया। तो अपन यह बिल्कुल नहीं कह सकते कि इतिहास पूरा सत्य होता है। क्यों? क्योंकि इतिहास में कोई त्रुटि नहीं है, यह मान लेना ही एक त्रुटि है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं जुड़ना चाहते कोई बात नहीं, वीडियो को देखते रहिए। और अगला अपन टॉपिक पढ़ेंगे भारतीय प्राक ऐतिहासिक काल। इसके बाद अपन पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद अपन पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। फिर अपन चलते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।